Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our lecture is of chemistry 9th class, unit number 1, fundamentals of chemistry. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने केमिस्ट्री की कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। फिर हमने एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें पढ़ी थी ताकि हम लोग आज का टॉपिक कवर कर सकें जो कि है कंपाउंड। कंपाउंड पढ़ने के लिए हमको कुछ पिछली डेफिनेशंस को रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हम लोग इजीली कंपाउंड की डेफिनेशन समझ सकें। पहले मैं आपको बताती हूँ मैटर क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। मैटर हर वो चीज होती है जो अपना वजूद रखती है और जगह घेरती है, जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मैटर कहलाता है। और मैं ये बात करती हूँ कि पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर की एक एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोगों ने सब्सटेंस पढ़ा था। सब्सटेंस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सब्सटेंस हर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं। हर वो चीज जो प्योर फॉर्म में हो, खालिस्तन हो, उसके बीच में किसी चीज की मिलावट ना हो। अगर मैं कहूँ कि हम लोग पानी लेते हैं, पानी के अंदर हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं, उसको हिला लेते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा जिसे हम ब्राइन कहते हैं। लेकिन वो जो सोल्यूशन है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर नहीं रहेगा, दैट्स वाई वो मैटर नहीं है। हर वो चीज जो इम्प्योर फॉर्म में पाई जाए वो मिक्सचर कहलाती है। तो हो सकता है हम उसे मिक्सचर का नाम दे दें, ठीक है, लेकिन वो सोल्यूशन का एक अपना असर देता है। तो हम बात कर रहे थे सब्सटेंस की प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। वाटर हमारे पास प्योर होता है, कार्बन हमारे पास प्योर फॉर्म होता है, ऑक्सीजन हमारे पास प्योर फॉर्म में होती है। तो हर वो चीज, हर वो एलिमेंट या कोई भी ऐसी चीज जो प्योर फॉर्म में हो सब्सटेंस कहलाएगी। हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर कहलाता है। एलिमेंट की बात की, एलिमेंट वो चीज होती है जो हर छोटी से छोटी वो चीज जो अपनी खुसूसियात बरकरार रखे, इसके अलावा उसके एटम्स मुख्तलिफ चीजों में टूटे ना, मजीद छोटी छोटी चीजों में डिवाइड ना हो, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। उनके स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मैसेज होते हैं। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करता, ठीक है। हम अगर एलिमेंट की एग्जांपल लें तो उसमें आता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितने 118 टोटल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से 92 नेचुरली अकरिंग है। ये हमने पुरानी बातें पढ़ ली है। सिंबल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, ओके। तो इसके अलावा हम लोगों ने रेडिकल के बारे में पढ़ा, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, कोई भी स्पेशी, वो हमारे पास कोई एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या हमारे पास कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। ये सारे रेडिकल्स कहलाते हैं। तो हम लोग अपने कंपाउंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सारी चीजें रिपीट करवाना जरूरी था ताकि हम आज का टॉपिक समझ सकें। तो कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना, यानी एक के साथ दूसरी कोई चीज जुड़ी हुई हो। अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं कि ऐसी क्या चीज है कि जो दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। अगर मैं कहूं कि हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस वो क्या होता है, मैटर होता है। मैटर कौन सा होता है, इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में अगर हम मैटर की बात करें वो सब्सटेंस कहलाएगा। कंपाउंड वो चीज होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली फिक्स रेशियो के साथ जुड़े हुए हों और वो कोई सब्सटेंस हो, ठीक है। तो हमने सब्सटेंस पढ़ा था, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। 3 इसकी शराइत हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली ये कि वो सब्सटेंस हो, दूसरी ये कि 1 और मोर हो, और तीसरी ये कंबाइन बाय फिक्स रेशियो, यानी कि रेशियो के थ्रू ये जुड़ी हुई हूं। तो ये हमारे पास कंपाउंड कहलाता है, ठीक हो गया। अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, सब्सटेंस है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मैं कहती हूँ हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे किसी दूसरे एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाना पड़ता है, उसके साथ अपना जोड़ बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल रहता है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको सब्सटेंस की बात बता रही हूँ। हमारे पास एक एलिमेंट हो गया है, प्योर फॉर्म मैटर की है, सब्सटेंस है। पहली इसमें शर्त पूरी होगी। दूसरी ये कि 1 और मोर हो,
इसके बीच में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब मैं कहती हूँ एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O बन गया। ये हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आ गई, ठीक है। वन और मोर एटम्स आ गए, वन और मोर एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास वन और मोर एलिमेंट्स होने चाहिए। अब ये कंबाइंड बाय फिक्स रेशियो। अब फिक्स रेशियो का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कहती हूँ कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1, ओके। और यहाँ मैं कहती हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। रेशियो का साइन आप जानते हैं इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ मैं कहती हूँ 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो ये आ जाएगा 2:16। ये इसकी रेशियो होती है वाटर की जब ये ज्वाइन हो रहा होता है, कंबाइन हो रहा होता है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने वैलेंसी भी पढ़ा था। वैलेंसी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की, ओके। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वाटर का, ये हमारे पास कंपाउंड है ना, क्योंकि जुड़ी हुई हैं चीजें, एटम्स जुड़े हुए हैं इसके। अब ये एटम्स चूंकि जुड़े हुए हैं तो इनकी वैलेंसी ये शो करवाती है कि इसके बीच में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इनके जो एटॉमिक नंबर थे वो मैंने रेशियो के फॉर्म में लिख दिए। इस रेशियो की मदद से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम 2 का टेबल देखते हैं, तो 2 into 1 is equal to 2 and 2 into 4 is equal to 2 into 8 is equal to 16। तो 1:8 हमारे पास इसकी बैलेंस रेशियो बनती है, फिक्स रेशियो बनती है, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ओके। ये हमारे पास कंपाउंड के एक एग्जांपल आ गए। अब दूसरी अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूं तो वो है हमारे पास बताई गई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कहूँ कि यहाँ कार्बन के एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो वो होता है 12। दूसरी तरफ अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 16। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने टाइम है? 2 टाइम है। यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, इसलिए हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो वो हमारे पास आ जाएगा 32। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 12 और 32 का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसकी जो फिक्स रेशियो बनेगी वो बनती है 3:8। 3:8 इसकी फिक्स रेशियो है, जिसकी मदद से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आया गया है। अब यहाँ मैं एक और कॉमन सी बात आपके सामने शेयर करूंगी, वो ये कि जब भी एलिमेंट्स या एटम्स आपस में आकर जुड़ते हैं जुड़ने के बाद जब नई चीज बन जाती है, केमिकली जब नया एक सब्सटेंस बनती है, कोई भी एक नया कंपाउंड बनता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। मैं कहती हूँ कि यहाँ हमारे पास इसी की एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ओके। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस होती है एक, ऑक्सीजन भी बताता खुद एक गैस है, ठीक है। जब ये गैसेस आपस में बॉन्ड बनाती हैं, ओके, तो फिर एक कंपाउंड बन जाता है। अब जब बॉन्ड बनाया तो वाटर बना। वाटर हमारे पास पता है हमें लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, वो गैसियस में था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी कंपाउंड्स बनते हैं वो केमिकली अपनी कैरेक्टरिस्टिक खो देते हैं, एक नई सिरे से एक नई तरीके के अपने खुसूसियात को शो करवाते हैं। तो यह आ गया हमारा कंपाउंड का टॉपिक। अब मैं आपसे अगली चीज जो शेयर करूंगी वो है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, कंपाउंड की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है। क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहला होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, दूसरा होता है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड।
कंपाउंड की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ कहती हूँ आयनिक। अब आयनिक वर्ड को गौर से देखना है कि ये निकला किससे है। आयनिक वर्ड निकला है आयन से, ION, आयन से निकला है। और आयन का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इन कंपाउंड के साथ इनका क्या रिलेशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ कहती हूँ हमारे पास है HCl। ठीक है, ये यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ NaCl की। मैं यहाँ कहती हूँ NaCl। अब मैं यहाँ बताऊँ आपको NaCl क्या होता है। NaCl होता है कॉमन टेबल सॉल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये है टेबल सॉल्ट जो आम हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं कहती हूँ कि ये जो सोडियम है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है ना बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास ज्यादा है, सोडियम के पास कम है। इस वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए ताकि वो अपना एक कंपाउंड बना सकें, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करवा सकें। इनकी अट्रैक्शन इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो करीब नहीं आते। ओके, तो ये हम लोगों ने अब देखा कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हर वो एलिमेंट, हर वो स्पीशी, हर वो एटम या हमारे पास कोई भी सब्सटेंस उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हो वो आयन कहलाता है। ये हमारे पास आयनिक स्पीशी है। ठीक है, तो हर वो कंपाउंड जो आयनिक बेसिक पे आपस में जुड़े हुए हो वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। और वो कंपाउंड जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो और उनकी अट्रैक्शन हो रही हो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब चलते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। मैं कहती हूँ कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहाँ कोवेलेंट का क्या मतलब होता है। कोवेलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, आपस में बांटना। यहाँ मैं अगर एग्जांपल लूं H2O की, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए हुए हैं। ठीक है, मैं कहती हूं ये हमारे पास एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये मैंने जो सर्कल बनाया है ये इसके शेल्स हैं। शेल वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इसका जो पहला शेल है उसमें जरूरी होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, और दूसरा जो होता है शेल उसके बीच में जरूरी है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। और पिछले टॉपिक्स में हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल ये बताता है कि जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस कहते हैं आखिरी वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल को। ठीक है, तो जो वैलेंस शेल होता है उसके बीच में लाजमी है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि मेरे पास मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है जैसे हर बच्चा चाहता है मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लो। ठीक है, अगर उसे बहुत ज्यादा शौक है फर्स्ट पोजीशन लेने का, इसी तरह से इन एलिमेंट्स को भी बहुत ज्यादा शौक होता है ताकि वो स्टेबल रह सके, अपने आप को मुकम्मल तौर पे बना सके अपने माहौल में। ठीक है, तो इनको जरूरी होता है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें। यहाँ मैं कहती हूँ कि ऑक्सीजन के होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ फिक्स हो गए और बाकी कितने बचे 6, तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। ये आ गया 2 3 4 5 एंड 6। ये जो मैं ब्लैक कलर के डॉट्स बना रही हूँ इसे आप इलेक्ट्रॉन समझ लें। ठीक है, हमने लेट कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करें। 2 बचे, क्योंकि हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, बाहर वाला सबसे बाहर वाला है, तो इसको पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 6 मौजूद हैं, 2 और चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, उसके बीच में पॉजिटिव चार्जेस हैं और
न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये उसका एक शेल है जिसके बीच में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अब मैं कहती हूँ कि ये ऑक्सीजन आता है इस हाइड्रोजन के पास और उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना ताकि ऑक्टेट रूल को नज़्म ज़ब्त में लाया जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहता है कि भाई तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ऑक्सीजन कहता है तुम ऐसा करो, तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लो। ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है वो मैं अपने गिर्द भी घुमाता हूँ और फिर तुम्हारे गिर्द भी घुमाऊंगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द बेसिकली घूमते हैं। लेकिन जब ये ऑक्सीजन इससे थोड़ी सी समाजत करेगा कि आप मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दें, मैं अपने गिर्द से घुमाता हूँ और फिर आपको भी इसे शेयर कर लेना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन मान जाता है, वो कहते हैं ठीक है मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूँ। लेकिन अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक इलेक्ट्रॉन और बचा। अब वो कहता है कि मुझे किसी और एटम के पास जाना पड़ेगा ताकि मैं अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लूं। यहाँ एक और हाइड्रोजन का एटम उसे मिल जाता है, ठीक है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो कहता है कि यार तुम ऐसा करो कि तुम भी मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है, मैं अपने गिर्द घुमाता हूँ तुम्हारे गिर्द भी घुमाता हूँ। ये भी हाइड्रोजन मान जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है। मुकम्मल तौर पे नहीं देता, सिर्फ घुमा के वापस अपने गिर्द घुमाता है, फिर इसके गिर्द घुमा के अपने गिर्द वापस घुमाता है। इसकी राउंडिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ऐसे, और इसकी ऐसे होती है, ठीक है। ये ऐसे घूमता रहता है और ये ऐसे घूमता रहता है। अब इनकी जो शेयरिंग हुई है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है वही इसके पास है, जो इसके पास है वही इसके पास है, इस शेयरिंग को, इस बॉन्डिंग को, इस तरह से जुड़ने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, एक नया जो कंपाउंड बनता है उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स इनकी देख लेंगे। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके फॉर्मूलाज कहलाते हैं फॉर्मूला यूनिट। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, हम इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, या हम ऐसे कह देते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है। हर वो स्पीशीज, हर वो कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे आयनिक कंपाउंड कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है फॉर्मूला यूनिट कहलाता है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं NaCl, ठीक है, इसका जो प्योर नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। अब हमने पिछले टॉपिक्स में सिंबल्स पढ़े थे। सिंबल हर वो एब्रिविएशन होती है किसी भी नेम की जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो Na और Cl शॉर्ट फॉर्म है सोडियम और क्लोराइड का, ओके। नीचे मैं लिख देती हूँ ये टेबल सॉल्ट है ताकि आपको याद रहे, ठीक हो गया। तो अब ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला तो है इसका, लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें तो ये इसका फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग कोवैलेंट की बात करें तो कोवैलेंट में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। अगर हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की, ठीक है, तो ये वाटर एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई हम इसे कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब आपको इस टॉपिक में एक मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो क्या होता है कि हम से पूछा जाता है why ionic compounds have high melting and boiling points
NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब सवाल बोर्ड में ये आता है कि इनका हाई क्यों होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो हमने उसका जवाब क्या देना है, क्योंकि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, इन आयंस को सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर हम इन्हें देंगे तब जाके ये एक दूसरे को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि बाकी जो सेम सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जितनी मजबूती से इन्होंने पकड़ा होगा एक दूसरे को उतना ही मुश्किल हो जाता है हमें उन्हें अलग अलग करना। तो इस सोडियम और क्लोराइड को अलग अलग करने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा बॉयल हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बॉयल होने के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम NaCl को देखते हैं तो ये 8 टाइम्स ज्यादा है टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर अगर होगा आम इंसान वहां पे इजीली मेल्ट हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा आपस में मजबूती से टाइट होते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपके जो टेबल 1.3 में कुछ कॉमन कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, वो आपने याद रखने हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का आप केमिकल फॉर्मूला बताएं, या आपसे वो पूछ सकते हैं सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला बताएं, या शुगर का बताएं, या सॉल्ट का बताएं। ठीक है, तो वो आपने बताने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन से कंपाउंड्स बता देती हूँ और उनकी एग्जांपल बता देती हूँ। यहाँ पे वाटर है, आपको पता है वाटर होता है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। ठीक है, इसी तरह से अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22 and O11। ठीक है, और ग्लूकोज की बात करें C6H12O6। ठीक है, ये जितने भी कॉमन से कंपाउंड्स हैं ये आपने याद रखने हैं, उनके केमिकल फॉर्मूलाज याद रखने हैं ताकि आपको इन सब के सब याद हो और शॉर्ट क्वेश्चन आपका इजीली बोर्ड में अटेम्प्ट हो सके। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने अपना कंपाउंड का टॉपिक पढ़ा, पीछे से कुछ बातें रिपीट की ताकि हमारा आज का टॉपिक कवर हो सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। तो आज के लिए इतना ही। देखो, सोचो, पूछो, सीखो। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अल्लाह हाफिज़।